ये कहानी है प्रकृति की सुंदरता के बीच बसे हल्द्वानी शहर के एक पंत परिवार की। पंत परिवार में राकेश पंत, जो इस घर का मुखिया है, वो अपनी पत्नी उर्मिला और बेटे ध्रुव के साथ रहते थे। राकेश का मसालों का कारोबार था और उर्मिला स्कूल में टीचर। पति पत्नी दोनों वर्किंग थे तो आमदनी भी अच्छी थी। उर्मिला सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए सुबह का नाश्ता बनाती और दोपहर का लंच पैक करती। राकेश मंडी में बनी अपनी दुकान के लिए निकल जाता और उर्मिला ध्रुव को अपने साथ लेकर स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती। तीनों के जाने के बाद घर पर ताला लग जाता। बीतते समय के साथ उर्मिला के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। घर के काम के साथ साथ स्कूल की ड्यूटी को पूरा करते करते उसका पूरा दिन कैसे बीत जाता उसे खुद मालूम नहीं होता। अरे देखिए ना, पूरे दिन भर में इतना बिजी रहती हूँ कि ना अपने लिए समय निकाल पाते हैं और ना ध्रुव की पढ़ाई के लिए। क्यों ना हम एक नौकर रख ले, इससे मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। अरे नहीं यार, आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। न्यूज नहीं देखती हो क्या तुम? आए दिन घरों में लोगों के चोरियां हो रही हैं और मैं नहीं चाहता किसी अनजान बंदे की घर के अंदर एंट्री हो। अरे कब तक ये घिसी पिटी बातें अपने दिमाग में बिठा कर रखोगे? हमारे अड़ोस पड़ोस के घरों में भी तो है ना नौकर, उनके घर में कौन सा डाका पड़ गया? और वैसे भी जब भी पैसे खर्च करने की बात आती है तुम्हारे तो आफत आ जाती है। इस बात को लेकर दोनों में बहस चलती रही और आखिरकार राकेश अपनी पत्नी की जिद के आगे हार गया और घर में एक नौकर रखने को राजी हो गया। राकेश के इस फैसले से उर्मिला बहुत खुश थी और खुश हो भी क्यों ना, आखिरकार उसे भी वही रोज रोज के घिसे पीटे कामों से फुर्सत मिलने वाली थी। उर्मिला ने अपने पड़ोस की सहेलियों से कोई अच्छा सा नौकर सजेस्ट करने के लिए जिक्र किया और साथ ही साथ अपने घर के बाहर एक पोस्टर बनाकर चिपका दिया कि यहाँ एक केयर टेकर की आवश्यकता है। उर्मिला की तलाश लगातार जारी थी और एक दिन जब उर्मिला किचन में खाना बना रही थी तो किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। डोरबेल की आवाज से जैसे ही उर्मिला ने दरवाजा खोला, साधारण से कपड़े पहने, हाथ में थैला, आंखों में काजल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए एक आदमी उसके सामने खड़ा था। हाँ जी, कौन? किससे मिलना है आपको? मेम साहब, मैं राजू, बाहर जो आपने केयर टेकर के लिए पोस्टर चिपका रखा है उसके लिए ही आया हूँ मैं। ओह अच्छा ठीक है, आओ अंदर आ जाओ। उर्मिला ने राजू को बैठने के लिए कुर्सी दी और उसके लिए पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद उर्मिला ने राजू के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। मेम साहब, पिछले 12 साल में कई घरों में काम किया है मैंने। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है राजू, हम तुम्हें खाना पीना रहना और 10,000 रुपए का वेतन देंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो। हाँ मेम साहब, मुझे ये मंजूर है। ठीक है, किचन के बराबर वाले कमरे में तुम अपना सामान लगा दो। उर्मिला बहुत खुश थी। आज रात का खाना राजू बना रहा था। शाम होते होते राकेश भी काम से घर वापस आ गया। आज तो टाइम से आ गया, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। उर्मिला और ध्रुव डाइनिंग टेबल पर राकेश का इंतजार करने लगे। कुछ देर में राकेश भी आ गया और तीनों ने मिलकर खाना खाया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया खाना खा के। लगता है आज तुमने बड़े फुर्सत से बनाया है। अच्छा लगा ना? लेकिन ये खाना मैंने नहीं, राजू ने बनाया। ये सुनकर राकेश चौंक गया। इतने में राजू भी रसोई से बाहर आ गया। फिर उर्मिला ने राकेश को राजू के बारे में बता दिया। ठीक है राजू, तुम अपना काम मन लगा कर करना। हमारी तरफ से भी तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। राजू के आ जाने से पंत परिवार का जीवन बदल सा गया। राजू सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करता, स्वादिष्ट खाना बनाता और घर में साफ सफाई रखता। धीरे धीरे राजू ध्रुव के साथ भी घुल मिल गया। अकेले रहने वाले ध्रुव को भी खेलने के लिए एक दोस्त मिल गया। देखते देखते लगभग 7-8 महीने बीत गए। राजू भी पंत परिवार का हिस्सा बन गया था। एक दिन राकेश पैसों से भरा एक बैग लेकर आया और उसने वो बैग उर्मिला को थमा दिया। अरे सुनो, इन पैसों को संभाल कर अलमारी में रख दो। राकेश की बात मानकर उर्मिला ने पैसों के बैग को अलमारी में रख दिया और अगले दिन सुबह होते ही
राकेश शहर जाने के लिए तैयार हो गया। अरे उर्मिला, कल जो बैग दिया था जरा वो लेके आना। पता है आज दिल्ली वाले सेठ जी भी आ रहे हैं। कौन सेठ जी? अरे वो गुप्ता जी यार, जिनके यहाँ से माल आता है अपनी दुकान का। पता है सबसे सस्ता रेट लगाते हैं वो। मेरे जैसे छोटे व्यापारी से तो कभी बात भी ना करें, बड़ी मुश्किल से जान पहचान लगाई है उनसे। चलो मैं निकलता हूँ फिर, कहीं लेट ना हो जाऊं। फिर राकेश बैग लेकर अपने काम पर निकल गया। उर्मिला भी ध्रुव को लेकर स्कूल के लिए चली गई। शाम होते ही राकेश काम से वापस आया और वो गुस्से से आग बबूला होकर उर्मिला से बोला, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, बैग से निकालने की क्या जरूरत थी। आज व्यापारी के सामने बेइज्जती करवा दी मेरी। 10 लाख में पूरे 5,000 कम थे बैग में। मुझे क्यों चाहिए तुम्हारे पैसे? मैं खुद नहीं कमाती क्या? मैंने कोई पैसे नहीं निकाले तुम्हारे बैग से, समझे? अरे कल मैं गिन के लाया था यार, पूरे 10 लाख थे उसमें। अगर तुमने नहीं निकाले तो क्या बैग खा गया? मेरा ना दिमाग मत खराब करो, समझे? और आज के बाद मुझे बोल मत देना कि ये संभाल दे वो संभाल दे। इस बात को लेकर दोनों में बहस चलती रही, लेकिन पैसे आखिरकार कहाँ गए कुछ पता नहीं लगा। कुछ दिन बीत गए और एक दिन उर्मिला घर में इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। अरे क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह इधर उधर घूम रही हो? देखिए ना, मेरा कान का एक झुमका नहीं मिल रहा। मैंने तो कल रात इस टेबल पर रखे थे, अभी यहाँ एक तो है पर एक गायब है। क्या? अरे तू पागल है क्या? पता है तुझे कितना महंगा था वो झुमका? हे भगवान, क्या करूं मैं इस पागल औरत का। यार आप लड़ाई बाद में कर लेना, अभी ढूंढवा तो दो। वैसे ही स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ मैं। राकेश और उर्मिला ने झुमके को घर के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। दोनों को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। झुमका घर में से गया तो गया कहाँ? अब महीने में ऐसे 1-2 घटनाएं होने लगी और घर से कीमती सामान गायब होने लगा। इन सब घटनाओं को लेकर राकेश का शक राजू पर भी था। एक रोज जब राजू बाजार से सब्जी लेने के लिए गया हुआ था, तो राकेश ने राजू के सामान की तलाशी ली, लेकिन उसको वहाँ भी कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे घर में तनाव का माहौल रहने लगा। एक रात राकेश और उर्मिला अपने कमरे में सो रहे थे, तभी एक हल्की सी आहट ने राकेश को नींद से उठा दिया। नींद में अधखुली आंखों को मसलते हुए जैसे ही राकेश ने कमरे की खिड़की की तरफ देखा, तो उसे लगा खिड़की पर कोई खड़ा हुआ उन्हें घूर रहा है, पर अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसे साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आधी रात को किसी को ताका झांकी करता देख उसकी नींद उड़ गई, और जैसे ही उसने कमरे के बल्ब को ऑन किया तो पाया खिड़की पर कोई नहीं है। तब तक उर्मिला भी नींद से उठ चुकी थी। अरे क्या हुआ? आधी रात को क्या ताक झांक कर रहे हो? यहाँ पे कोई था, कोई झांक रहा था खिड़की से। कहाँ गया वो? अच्छा, शांत। आपने कोई सपना देख लिया होगा। बंद घर में कौन घूरेगा हमें। अब चुपचाप सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है मुझे। रुक 1 मिनट, अभी आया मैं। उर्मिला की बात को अनसुना करते हुए राकेश अपने बिस्तर से उठा और तुरंत राजू के कमरे के पास गया और हल्के से दरवाजा खोलकर उसने देखा तो पाया राजू तो सोया हुआ है। उसने घर में इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसको कोई नहीं दिखाई दिया। आखिरकार थक हार कर राकेश अपने कमरे में वापस आकर सो गया। सुबह होते ही वो दोनों अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन राकेश के दिमाग में रात का वो मंजर बार बार घूम रहा था। उसका मन खुद से ही बार बार सवाल कर रहा था, वो सच था या कोई सपना। 1-2 दिन बीत गए। यार ये नाइटी वाइटी रहने दे, पूरे कपड़े पहन के सोया कर। अच्छा, शादी का लहंगा पहन के न सो जाऊं? तुम ना आजकल बहुत ज्यादा रोक टोक करने लगे हो। अब तुम्हें मेरे कपड़ों से भी दिक्कत होने लगी, और आज पहली बार तो नहीं पहन रही हूँ ये कपड़े। अरे सोते हुए जो कंफर्टेबल लगेगा वही कपड़े पहनूंगी ना। बड़े आए ये मत पहनो वो मत पहन करने वाले। यार तू हमेशा गुस्से में ही क्यों रहती है? और मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे ये डर लगा रहता है कि कोई खिड़की से ताका झाकी ना करे फिर से। तो बंद करके सो जाओ इस खिड़की को, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे यार गर्मी भी तो इतनी हो रही है, खिड़की बंद कर दी, सुबह तक अंडे की तरह उबल जाएंगे हम दोनों। तो एसी लगवा लो। पैसे खर्चने में तो तुम्हारी आफत आ जाती है। अब सोते टाइम मुझे अपना दिमाग खराब करने का कोई शौक नहीं है। सो रही हूँ मैं, गुड नाइट। इसी तरह हल्की फुल्की नोक झोंक चलते चलते कुछ दिन और बीत गए।
एक रात उर्मिला और राकेश सो रहे थे। तभी अचानक से राकेश की नींद खुली और जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा तो पाया आज भी कोई उन्हें खिड़की से घूर रहा है। राकेश ने बल्ब को ऑन किया और तुरंत उठकर खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक वहाँ कोई नहीं था। अबे साले भागता कहाँ है? डरपोक की औलाद, अपने बाप की ही औलाद है तो रुक साले। आज राकेश को विश्वास हो गया था कि खिड़की पर जरूर कोई था। तहकीकात करने के लिए जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो पाया खिड़की के बाहर बालकनी में कीचड़ की कुछ छाप है, मानो जैसे इंसान जो वहाँ खड़ा था उसके पैरों में काफी सारी मिट्टी और कीचड़ लगा हो। राकेश उन कीचड़ की छाप का पीछा करते करते इधर उधर घूमने लगा और अंत में उसने पाया वही पैरों की छाप उसके नौकर राजू के कमरे की चौखट के सामने भी है। अब राकेश का शक हकीकत में बदल गया। गुस्से से तिल मिलाता हुआ वो राजू के कमरे के अंदर गया तो उसने पाया राजू मजे से सोया हुआ है। उसने आओ देखा ना ताओ राजू को एक जोरदार लात मारी। उठ साले नौटंकी बाज, सोने की नौटंकी करता है। साले छुप छुप कर देखता है कि हम रात को क्या करते हैं। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। जैसे ही हड़बड़ाया हुआ राजू उठा, राकेश ने तुरंत एक थप्पड़ जड़ दिया। मुझे तो तुझको पहले से ही शक था और आज रंगे हाथ भी पकड़ लिया मैंने तुझे। मालिक आपको ये क्या हो गया है? मैं तो यहीं सो रहा हूँ काफी देर से। कम से कम आप मुझे मेरी गलती तो बताओ। आपके यहाँ नौकरी करता हूँ इसका मतलब ये नहीं आप मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करोगे। अबे साले जान से मार दूंगा और तू जानवर ही है समझा, तभी तेरे से जानवर जैसा व्यवहार कर रहा हूँ मैं। इतने में उर्मिला भी वहाँ आ जाती है और अपने पति को इतने गुस्से में देखकर वो भी डर जाती है और कोई अनहोनी न हो इसके लिए अपने पति राकेश के हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। कल से मुझे इस जानवर की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए घर में, नहीं तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा इसको। उर्मिला राकेश को समझा बुझा कर सो गई, पर राकेश को कहाँ नींद आनी थी। वो बस लेटा लेटा वही सब बातें सोच रहा था। पर एक बात जो उसको बहुत ज्यादा परेशान किए हुई थी वो ये थी कि जब वो राजू को पीट रहा था तब राजू के पैरों में मिट्टी क्यों नहीं लगी हुई थी। अगर उसने मिट्टी और कीचड़ को साफ भी कर लिया था तो उसके पैर तो गीले होने चाहिए थे ना। और अगर राजू इतना ही चालाक होता वो अपने कमरे की चौखट से भी कीचड़ साफ कर लेता। यही सवाल बार बार राकेश को परेशान कर रहे थे। वही राजू कुछ देर तक तो जमीन पर बैठा रहा और अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुट रहा था। फिर उसने अपने एक पुराने बैग जिसको उसने छुपा कर रखा हुआ था उसमें से एक गिफ्ट जैसा बॉक्स निकाला। उसने वो गिफ्ट सोते हुए ध्रुव के पास रखा और दबे पांव वापस आ गया। फिर एक पेपर पर कुछ लिखकर खाने की टेबल पर रखा और सुबह होने से पहले ही अपना बैग उठाकर वहां से चला गया। अगले दिन नींद से उठने के बाद राकेश का गुस्सा भी शांत हो चुका था। सुबह नाश्ता करने के लिए जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर आया तो उसे राजू का लिखा हुआ वही नोट दिखाई पड़ा। उस नोट को पढ़ते ही राकेश का खून फिर से खौल उठा, क्योंकि उस पर लिखा था पछताओगे। पछताओगे। मैं पछताऊंगा? 2 कौड़ी का नौकर मुझे राकेश पंत को चुनौती दे रहा है। अगर कहीं ये अब की बार मिल गया ना पटक पटक कर मारूंगा इसे। घर में घट रही घटनाओं से मासूम ध्रुव अनजान था। सुबह जब वो उठा तो उसको अपने पिलो के पास राजू का रखा हुआ गिफ्ट मिला। ध्रुव को लगा शायद उसके पापा ने उसके लिए सरप्राइज छुपा कर रखा है। उसने तुरंत बॉक्स को ओपन किया और बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा गुड्डा था। गुड्डे को देखकर वो बहुत खुश हो गया। कुछ देर उसके साथ खेलने के बाद उसने गुड्डे को अपने खिलौनों के साथ रख दिया और स्कूल के लिए तैयार होने के लिए चला गया। कुछ देर में उर्मिला और ध्रुव स्कूल के लिए चले गए और राकेश अपने काम पर। शाम होते होते उर्मिला और ध्रुव स्कूल से वापस आ गए। घर आते ही उर्मिला रसोई के कामों में लग गई, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों का बोझ उर्मिला पर फिर से आ गया था। अब तो नौकर रखने का ख्याल उसके मन से कोसों दूर था। वही ध्रुव अपने कमरे में जाकर उस गुड्डे के साथ खेलने लगा। कुछ देर बाद राकेश भी काम से वापस घर आ गया। अरे क्या हुआ? आज कुछ उदास लग रहे हो? आज का तो दिन ही मनहूस है।
अरे बताइए ना, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अरे उस दिन जो 10 लाख रुपए दिए थे सेठ जी को, उनकी यार आज रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब क्या करोगे? और वो पैसे तो वापस मिल जाएंगे ना? अरे यही तो समस्या है यार, उनके बेटे ने तो साफ मना कर दिया कि उसको कोई पैसे वैसे नहीं मिले। अब हमें वो कोई सामान भी नहीं भेजेंगे। अब तो राम भरोसे है सब। ये सुन उर्मिला भी बहुत उदास हो गई। फिर सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दूसरी तरफ ध्रुव खेलते खेलते थक जाने के बाद गुड्डे को खिलौनों के बीच रखकर सो गया। लगभग रात के 12 बजे ध्रुव की नींद टूट गई। अधखुली आंखों से उसने देखा वो गुड्डा सामने रखी कुर्सी पर बैठा है और उसको घूर रहा है। उसकी पलकें भी झपक रही है। ये देखकर वो बहुत डर गया। उसने जैसे ही कमरे के बल्ब को ऑन किया तो पाया वो गुड्डा तो खिलौनों के बीच रखा हुआ है, लेकिन कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या था। उसने बल्ब को ऑन रखा और अपने बेड पर जाकर सो गया। सुबह होते ही जैसे उर्मिला ध्रुव के कमरे में गई, उसने पाया सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। उठो ध्रुव, ये क्या हाल बना के रखा है कमरे का? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। अच्छा, अब जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, मैं ठीक करती हूँ इसको। फिर हर रोज की तरह सब अपने अपने काम पर चले गए। दिन बीत गया। रात का खाना खाकर सब अपने रूम में जाकर सो गए। रात लगभग 12 बजे। सोते हुए ध्रुव को एहसास हुआ कि कोई चीज उसके बिस्तर पर चल रही है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी जोरदार चीख निकल गई। बचाओ मम्मी, बचाओ मम्मी, बचाओ। वो गुड्डा उसके बिस्तर पर इधर उधर घूम रहा था। ध्रुव की चीखों की आवाज से उर्मिला और राकेश उसके कमरे में आ गए। ध्रुव बेटा ध्रुव, क्या हुआ? और आज फिर से तुमने सारा सामान इधर उधर फैला रखा है? मम्मी, वो गुड्डा कल मुझे घूर रहा था और आज वो मेरे बिस्तर पर चल रहा था। उसी ने ही फैलाया है ये सब। कौन गुड्डा? कहाँ है गुड्डा? ध्रुव बेड के इधर उधर देखने लगा। उसको वो गुड्डा कहीं नहीं दिखा और जैसे ही उसकी नजर खिलौने पर पड़ी तो वो गुड्डा तो खिलौनों के बीच रखा हुआ था। मम्मी, ये गुड्डा ये अभी तक तो यहाँ था, पता नहीं वहाँ कैसे चला गया। ध्रुव, झूठ बोलने की भी हद होती है। आधी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। ध्रुव को कमरे में छोड़कर राकेश और उर्मिला वापस सोने के लिए चले गए, लेकिन डरा हुआ ध्रुव बेड पर एक कोने में बैठा रहा और लगातार उस गुड्डे को देखता रहा। उसको डर भी लग रहा था, साथ ही साथ वो ये देखना चाहता था कि ये सच है या कोई सपना। पूरी रात बीत गई, लेकिन ध्रुव ने उस गुड्डे से नजर नहीं हटाई। वही गुड्डा पूरी रात निर्जीव होकर पड़ा रहा। ध्रुव को लगने लगा कि शायद वो उसका वहम था और नींद में ही उसने सामान को इधर उधर फेंक दिया होगा। 1-2 दिन और बीते। एक रात जब ध्रुव सो रहा था तो वो नींद में बड़बड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई सपना देख रहा हो। ध्रुव, ओ ध्रुव, उठो, अपनी आंखें तो खोलो। अरे तुम आज फिर से मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? मेरे अंदर तुम्हारे जैसे एक बच्चे की आत्मा है। मैं बहुत अकेला हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त? एक शर्त पर। अगर तुम प्रॉमिस करो कि मुझे कभी तंग नहीं करोगे। पक्का प्रॉमिस। लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। ओके, प्रॉमिस। ठीक है, आज से अब हम पक्के दोस्त। अब कम से कम अपनी आंखें तो खोलो। अपने दोस्त के साथ खेलोगे नहीं क्या? अचानक से ध्रुव की नींद टूटी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चाहकर भी चीख नहीं पाया। वो गुड्डा उसके चेहरे के बिल्कुल पास था और ध्रुव को ही घूरे जा रहा था। अभी सपने में जो तुमने जो कुछ भी देखा वो सच था, पर अब अपना प्रॉमिस याद रखना। अगर कभी किसी को मेरे बारे में बताया
तो तुम्हारे परिवार का वो आखिरी दिन होगा। ध्रुव ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अब वो गुड्डा उसका दोस्त बन गया। रात भर दोनों ने खूब मस्ती की। सारा सामान इधर उधर बिखर गया। यार, सुबह होते ही मम्मी से फिर डांट पड़ेगी। तुम चिंता मत करो। गुड्डे ने ताली बजाई और सारा सामान अपनी अपनी जगह पर सेट हो गया। ये देख ध्रुव बहुत खुश हुआ। सुबह का सूरज उगा। ध्रुव आज जल्दी उठ गया। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। खुशी खुशी उर्मिला के साथ वो स्कूल के लिए चला गया। शाम होते होते जब उर्मिला और ध्रुव घर आए तो ध्रुव बहुत खुश नजर आ रहा था, क्योंकि कल से ध्रुव की गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली थी। लेकिन उर्मिला को वेकेशन के टाइम भी स्कूल जाना था। पेंडिंग रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। अब जैसे ही रात हुई, ध्रुव अपने कमरे में जाकर लेट गया। वो इंतजार करने लगा कि कब उसका गुड्डा दोस्त उससे बात करेगा। रात के लगभग 12 बज गए। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी ध्रुव को एक आवाज आई। अरे, अभी तक सोए नहीं क्या? लगता है मेरी दोस्ती कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है तुम्हें। ध्रुव खिलखिलाकर हंस उठा। फिर वो गुड्डा सीधा ध्रुव के बेड पर आ गया और दोनों ने गप्पे लड़ाने शुरू कर दिए। गप्पे लड़ाते लड़ाते कब सुबह के 4 बज गए, ध्रुव को भी नहीं पता लगा। उर्मिला के दरवाजे की खुलने की आवाज से गुड्डा वापस खिलौने के बीच जाकर बेजान होकर बैठ गया और ध्रुव सो गया। कुछ देर में उर्मिला और राकेश अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। सुनो उर्मिला, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। अपना और ध्रुव का ख्याल रखना। ठीक है, आप आराम से जाना। घर की सारी चिंताएं अब मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर राकेश शहर के लिए निकल गया। उर्मिला ने ध्रुव के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाया और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। ध्रुव, तुम्हारा खाना बनाकर रख दिया है। टाइम से खा लेना और उसके बाद स्कूल का काम शुरू कर देना। घर में कोई तोड़फोड़ मत मचाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है मम्मा, आप चिंता मत करो। फिर उर्मिला भी स्कूल के लिए चली गई। उनके जाते ही पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। ध्रुव खुशी खुशी इस उम्मीद से अपने कमरे में गया कि आज वो दिन भर गुड्डे के साथ खेलेगा। लेकिन गुड्डा अभी भी खिलौनों के बीच निर्जीव पड़ा हुआ था। काफी देर इंतजार करने पर भी उसमें कोई हलचल नहीं हुई। ध्रुव को लगा शायद ये रात में ही बातें करता है। ये सोचकर वो अपने स्कूल का काम करने के लिए ड्राइंग रूम में आ गया। ध्रुव काम कर रहा था, तभी उसको एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। आज खेलने का मन नहीं है क्या तुम्हारा? खुशी से उछलता ध्रुव जैसे ही अपने कमरे में गया तो उसने पाया गुड्डा बेड पर बैठा हुआ उसको ही देख रहा है। फिर दोनों पूरे दिन गप्पे लड़ाते रहे और खेलते रहे। शाम होते होते उर्मिला भी घर आ गई। गुड्डा अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। फिर ध्रुव और उर्मिला ने डिनर किया। सुनो ध्रुव, तुम्हारे पापा जब तक नहीं आ जाते तुम मेरे कमरे में ही सोना। एसी का बिल भी बचेगा। ये सुन ध्रुव ना नुकुर करने लगा, लेकिन उर्मिला के आगे उसकी एक न चली। फिर माँ बेटा कमरे में जाकर सो गए। ध्रुव सोने का नाटक कर रहा था। वो अंदर ही अंदर गुड्डे से बात करने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही ध्रुव को लगा कि उर्मिला गहरी नींद में सो गई है, वो दबे पैर अपने कमरे में आ गया, जहाँ गुड्डा उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। लगभग रात के 2 बजे उर्मिला की आंख खुली। उसने देखा ध्रुव बेड से गायब है। वो जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसे ध्रुव के कमरे से किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही कमरे के अंदर गई, उसके होश उड़ गए। ध्रुव ने उस गुड्डे को अपने हाथ में ले रखा था और वो बड़बड़ाए जा रहा था। ध्रुव, ये क्या बकवास है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ तुम इस खिलौने के साथ खेल रहे हो। इधर दो इस गुड्डे को। बहुत हो गया तुम्हारा रोज रोज का नाटक। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उर्मिला ने ध्रुव से गुड्डे को छीनकर अलमारी के अंदर बंद करके उस पर लॉक लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। अब चुपचाप कमरे में जाकर सो जाओ। ध्रुव बिना कुछ बोले कमरे में जाकर लेट गया। उसकी आंखों में नींद तो दूर दूर तक नहीं थी। सुबह उठकर उर्मिला स्कूल के लिए चली गई। घर में अकेला ध्रुव गुड्डे के लिए तड़प रहा था।
वो अलमारी को टकटकी लगाए देखे जा रहा था। पूरा दिन बीत गया और शाम होते ही जैसे उर्मिला घर आई, उसने पाया ध्रुव पसीने से लथपथ बेड पर बेसुध पड़ा हुआ है। ध्रुव, ध्रुव उठो बेटा, ध्रुव आंखें खोलो, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। ध्रुव बेसुध था। उर्मिला बहुत घबरा गई। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया। कुछ देर में डॉक्टर शर्मा ने आकर ध्रुव का चेकअप किया। बहन जी, बच्चे को क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या? इसकी सांसें अटक अटक कर चल रही है और खून की भी कमी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जोक की तरह अंदर ही अंदर इसका खून चूस रहा हो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ध्रुव तो सुबह तक तो एकदम ठीक था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया इसको। ठीक है, मैंने इंजेक्शन तो लगा दिया है, कुछ देर में इसको होश आ जाएगा। अगर ये दिक्कत लगातार रही तो आपको इसका चेकअप शहर के किसी हॉस्पिटल में जरूर करवाना होगा। कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर शर्मा वहां से चले गए। उर्मिला ध्रुव के पास में बैठी उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। तभी ध्रुव की हल्की हल्की आंखें खुली। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुट रहा हो। ध्रुव, बताओ क्या चाहिए, मम्मा सब लाकर देगी अपने प्यारे बच्चे को, बोलो बेटा। ध्रुव कुछ बोल तो नहीं पाया, लेकिन उसने अपने हाथ उठाया और उंगली से उस अलमारी की तरफ इशारा किया। उर्मिला ने जैसे ही अलमारी को खोला, उसको एक तेज गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। अलमारी के अंदर का तापमान बहुत बढ़ा हुआ था। उर्मिला समझ नहीं पा रही थी आखिर अलमारी अंदर से इतनी गर्म कैसे हो गई। उसने ध्रुव की तरफ देखा तो पाया ध्रुव लंबी लंबी सांसें ले रहा है। देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी सांसों को दबा रखा था और अब उस अदृश्य शक्ति के हटते ही वो खुलकर ताजा हवा अपने फेफड़ों में भर रहा हो। ध्रुव, बेटा ध्रुव, तुम ठीक हो ना? माँ, मुझे मेरा गुड्डा वापस चाहिए। ध्रुव की आवाज कानों में पड़ते ही उर्मिला की चिंता थोड़ी कम हो गई और जैसे ही उसने गुड्डे को अलमारी से निकालने के लिए छुआ, एक बार के लिए झटके से उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि वो गुड्डा आग के अंगारों की तरह तप रहा था। उर्मिला को कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये गुड्डा इतना गर्म क्यों है। उसने गुड्डे को अलमारी से निकालकर ध्रुव को दे दिया। गुड्डे को वापस अपने पास पाकर ध्रुव खुशी से झूम उठा। ध्रुव को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ पल पहले ही ये बेहोशी की हालत में पड़ा था। ध्रुव को पहले जैसा होते देख उर्मिला की बढ़ी हुई चिंताएं काफी हद तक कम हो गई। बेटा तुम आराम करो, इतने में तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। ये कहकर उर्मिला वहाँ से चली गई और ध्रुव गुड्डे के साथ खेल में लग गया। रात का खाना खाकर दोनों माँ बेटे सो गए। आज रात उर्मिला और ध्रुव के साथ वो गुड्डा भी उनके कमरे में था। कुछ दिन बीत गए और एक रात जब उर्मिला गहरी नींद में सो रही थी, तब ध्रुव उस गुड्डे के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ बातें कर रहा था। दोस्त, कल से तो मेरे स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर तो तुम्हें अकेले ही घर पर रहना होगा। नहीं नहीं दोस्त, तुम मुझे अकेला छोड़कर दूर मत जाना। अगर तुम चले जाओगे तो अकेले मेरा मन कैसे लगेगा इस घर में। काफी देर इस बात को लेकर दोनों में बहस चलती रही। देखो, तुम चिंता मत करो, तुम उस खिड़की से ताक झांक करके बाहर रास्ते से आने जाने वाले लोगों को देखकर अपना मन बहला सकते हो। अंत में वो गुड्डा ध्रुव की बात मान गया। फिर ध्रुव उर्मिला के पास जाकर सो गया। अगले दिन सुबह होते ही उर्मिला और ध्रुव घर पर ताला लगाकर स्कूल के लिए चले गए। ध्रुव स्कूल तो जा रहा था, लेकिन उसका दिल और दिमाग उस गुड्डे पर ही अटका हुआ था। लगभग दोपहर के 1 बजे पंत निवास के सामने वाले रास्ते से गुजरते समय एक राहगीर की स्कूटी चलते चलते अचानक से रोड किनारे बने एक घर में जा टकराई। देखते देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्कूटी चालक को समझ नहीं आ रहा था कि चलते चलते अचानक से उसकी स्कूटी का हैंडल इतना टाइट कैसे हो गया कि वो उसको संभाल ही नहीं पाया। लोगों को लगा शायद इसने नशा किया हुआ है, इसलिए ये बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है।
शाम होते ही ध्रुव और उर्मिला स्कूल से वापस आ गए। ध्रुव दौड़कर अपने कमरे में गया और गुड्डे को अपने हाथों में उठा लिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गुड्डे को देखने के लिए पूरे दिन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ध्रुव, पहले ड्रेस चेंज करके अपना होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद खेलना इस गुड्डे से। उर्मिला की बात मानकर ध्रुव ड्रेस चेंज करके होमवर्क करने में लग गया। उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं था। वो गुड्डे के साथ खेलने के लिए तड़प रहा था। अब ध्रुव रोज स्कूल जाता, लेकिन उसके मन में सिर्फ गुड्डे का ही ख्याल रहता। पढ़ाई करना तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। जब उर्मिला और ध्रुव स्कूल में थे, उस समय उनके घर के सामने से गुजरते हुए एक औरत को सीटी की आवाज सुनाई दी। अचानक से आई सीटी की आवाज से वो चौंक गई और वो इधर उधर देखने लगी। उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर उर्मिला के घर की खिड़की पर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसको खिड़की पर वो गुड्डा दिखाई दिया जो उस औरत को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी पलकें भी झपक रही थी। ये देखकर वो बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। उसको जमीन पर गिरा देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में उर्मिला भी ध्रुव के साथ स्कूल से वापस आ गए। जब उर्मिला किचन में काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। डोरबेल की आवाज से जैसे ही उर्मिला ने दरवाजा खोला तो उसके सामने वही औरत खड़ी थी। हाँ जी, कौन? किससे मिलना है आपको? फिर उस औरत ने उर्मिला को दिन में घटी घटना के बारे में बताया और वहाँ से चली गई। उर्मिला को उसकी बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कमरे में जाकर देखा तो पाया ध्रुव उस गुड्डे के साथ खेल रहा था। ध्रुव, एक ही बात को कितनी बार समझाना होगा तुम्हें? न तुमने स्कूल ड्रेस चेंज की न होमवर्क किया। उर्मिला की डांट से ध्रुव सकपका गया। गुड्डे को वहीं पर छोड़कर वो होमवर्क करने के लिए बैठ गया। अब जैसे ही उर्मिला और ध्रुव स्कूल जाते, वो गुड्डा खिड़की पर आकर बैठ जाता। कभी किसी का एक्सीडेंट होता तो कभी किसी को सीटी की आवाज सुनाई पड़ती। पंत निवास और वो गुड्डा लोगों के बीच चर्चा का विषय था। अब लोग उस रास्ते से गुजरने में परहेज करने लगे। उर्मिला को भी अक्सर गुड्डे की हरकतों के बारे में शिकायतें मिलती। अब उसके दिमाग में भी गुड्डे को लेकर शंका पैदा हो गई। उसने गुड्डे और ध्रुव पर अपनी पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। अक्सर वो देखती कि जब से ये गुड्डा इस घर में आया है, तब से ध्रुव उस गुड्डे के साथ ही रहता है। दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ वो गुड्डा ही घूमता रहता है। यहाँ तक कि उसने पढ़ाई करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। 1-2 दिन और बीते और रात के लगभग 12 बजे उर्मिला की नींद टूट गई। उसने देखा आज ध्रुव फिर से बेड पर नहीं है। आखिर ध्रुव कहाँ है, ये देखने के लिए वो दबे पांव जैसे ही कमरे से बाहर आई तो उसको ध्रुव के कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज से ऐसा जान पड़ रहा था कि ध्रुव के साथ साथ उस कमरे में कोई और भी है जिससे ध्रुव बातें कर रहा है। उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आखिर अंदर और कौन है, ये देखने के लिए दबे पांव जैसे ही उसने आधे खुले दरवाजे में से झांक कर देखा तो उसकी सांसें अटकी की अटकी रह गई। बेड पर ध्रुव और वो गुड्डा था और वो गुड्डा ध्रुव के साथ बातें कर रहा था। एक बार के लिए उर्मिला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामूली सा गुड्डा बोल कैसे सकता है। उर्मिला कुछ समझ नहीं पाई और चुपचाप अपने कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेट गई। उसने तुरंत राकेश को फोन किया और घर में घट रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया। डरी सहमी उर्मिला की जैसे तैसे करके रात बीत गई और सुबह के सूरज के साथ ही घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा राकेश उसके सामने खड़ा था। कहाँ है वो गुड्डा? आज इसका मैं खेल खत्म ही कर देता हूँ। गुस्से से भरा राकेश ध्रुव के कमरे में गया। ध्रुव के साथ साथ वो गुड्डा भी उसके बिस्तर पर सोया हुआ था। गुस्से से भरे राकेश ने न आव देखा न ताव, गुड्डे को उठाकर कमरे से बाहर ले आया। उर्मिला, जरा मिट्टी का तेल लेकर आना। राकेश की बात मानकर उर्मिला मिट्टी का तेल ले आई।
राकेश ने गुड्डे को मिट्टी के तेल से पूरी तरह नहला दिया और माचिस से उसमें आग लगा दी। जैसे ही गुड्डे में आग लगी, ध्रुव की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज घर में गूंज उठी। मम्मा बचाओ, मम्मा बचाओ, मेरा पूरा बदन आग में जल रहा है। मम्मा, मम्मा बचाओ। ध्रुव की आवाज सुनकर राकेश और उर्मिला तुरंत ध्रुव के कमरे में गए। वहाँ का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ध्रुव दर्द के मारे तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर अंदर ही अंदर से जल रहा हो। राकेश और उर्मिला पूरी तरह से हैरान हो गए। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव को ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उर्मिला सब कुछ समझ गई। उसने टेबल पर रखे पानी से गुड्डे की आग बुझा दी। गुड्डे की आग बुझते ही ध्रुव की चीखें भी शांत हो गई। पूरे घर में डर का माहौल था। अब राकेश भी समझ चुका था कि ये कोई साधारण गुड्डा नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये गुड्डा घर में आया कैसे। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद अचानक वह अपने कमरे में गया और अलमारी में रखे कागजों को उलट पुलट करने लगा। एक कागज पर लिखे पते को उसने अपनी जेब में रखा और उस गुड्डे को अपने साथ लेकर स्कूटी से उस पते पर पहुंच गया। राकेश घर का दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, राकेश के सामने उसका पुराना नौकर राजू खड़ा था। राकेश की हालत और हाथ में गुड्डा देखकर राजू के चेहरे पर एक शैतानी हंसी खिल उठी। राजू समझ चुका था कि आखिर राकेश यहाँ क्यों आया है। देखो राजू, जो कुछ हुआ उसकी सजा मेरे बच्चे को मत दो, उस मासूम को बख्श दो। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक आप? भला मैं क्यों परेशान करूंगा आप लोगों को? देखो मुझे पता है ये गुड्डा तुमने ही ध्रुव को दिया था और आज इस गुड्डे की वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुम ये सब ठीक कर दो, बदले में जितने पैसे चाहिए मैं ला कर दूंगा। ये लो, अभी 1 लाख रुपए तो अभी लो। 1 लाख रुपए देखकर राजू अपने असली रूप में आ गया। उसने झटपट पैसे ले लिए। ठीक है, ये गुड्डा मुझे दे दो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। राकेश राजू को गुड्डा और पैसे देकर घर वापस आ गया। वही राजू सीधे जंगल में बनी गुफा में पहुंच गया। गुफा का दृश्य बहुत ही डरावना था। कुछ जिंदा जानवर पिंजरे में कैद थे और कुछ मरे हुए जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। उसी गुफा में मौजूद था एक तांत्रिक जो वहां बैठा तंत्र क्रिया कर रहा था। राजू ने वो गुड्डा और पैसे तांत्रिक को सौंप दिए। गुरुजी, आपका ये गुड्डा तो सच में बहुत ताकतवर निकला। पूरे 1 लाख कमा कर लाया है। अब उन बेचारों को आजाद कर दो इससे। अरे राजू, मेरे चेले, बहुत छोटा है रे तेरा पेट, बड़ी जल्दी भर जाता है। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखता जा कितने लाख और आते हैं। ये कहते हुए तांत्रिक ने एक सुई उठाकर गुड्डे के एक हाथ में घुसा दी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव का वो हाथ काम करना बिल्कुल बंद हो गया। ये देखकर राकेश और उर्मिला बहुत परेशान हो गए। राकेश तुरंत और पैसे लेकर राजू के पास पहुंच गया। राजू, जितने भी पैसे तुम्हें चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे का जीवन बख्श दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये कहकर राकेश अपने घर की तरफ चल दिया। वही राजू ने फिर से सारे पैसे तांत्रिक को दे दिए। तांत्रिक ने गुड्डे से सुई निकाल दी और ध्रुव पूरी तरह से ठीक हो गया। अब तांत्रिक और राजू ने जब भी राकेश से पैसे ऐंठने होते तो तांत्रिक गुड्डे के कभी पैर तो कभी हाथ में सुई घुसा देता, जिससे ध्रुव के शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर जाता। पूरा पंत परिवार बहुत परेशान हो चुका था। तांत्रिक और राजू ने लगभग राकेश की सारी दौलत को अपने कब्जे में कर लिया। राकेश बहुत परेशान हो चुका था। थक हार कर वह मंदिर में रहने वाले पुजारी के पास गया। पुजारी राकेश की सारी समस्या सुनने के बाद उसे दूर एक कुटिया में रहने वाले अघोरी बाबा के पास लेकर गए। राकेश का चेहरा देखकर अघोरी बाबा समझ गए। बेटा, वो नौकर अकेला ये सब नहीं कर रहा, उसके साथ वो खतरनाक तांत्रिक भी है जो ये सब खेल खेल रहा है। तांत्रिक? कौन तांत्रिक बाबा? मेरी लड़ाई तो सिर्फ उस नौकर से ही थी, क्योंकि वो रात को तांग झांक करता था। अघोरी बाबा ने मुस्कुराते हुए अपने हवन कुंड से राख उठाई और उसे हवा में फूंक दिया। तभी अचानक से राकेश के परिवार के साथ घटी घटनाएं हवा में फिल्म की तरह चलने लगी। नौकर का घर में आना, रात के समय किसी का खिड़की से ताक झांक करना,
ध्रुव को गुड्डा मिलना, गुड्डे का बात करना और जैसे ही गुफा का नजारा राकेश के सामने आया जिसमें राजू तांत्रिक के साथ मिलकर तंत्र क्रिया कर रहा था, ये सब देखकर राकेश के पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। उसके दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई। महीनों पहले अंधेरी रात में खिड़की पर दिखी चेहरे की परछाई, उसकी सारी यादें फिर से ताजा हो गई। अरे यही तो था उस रात खिड़की पर। हाँ बच्चा, ये तांत्रिक ही था उस रात खिड़की पर। राजू को तांत्रिक की इस हरकत का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन घर के अंदर राजू ही लेकर आता था उस तांत्रिक को। और ये कोई मामूली गुड्डा नहीं है। इस गुड्डे में उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से एक प्रेत को कैद कर रखा है और अब वो प्रेत तांत्रिक के कहे अनुसार काम करता है। प्रेत ने अपना आत्मिक कब्जा ध्रुव की आत्मा पर जमा रखा है, इसीलिए वो गुड्डे की मदद से ध्रुव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाबा, मेरा घर बार सब लूट लिया इन दोनों ने, लेकिन मेरे बच्चे को अभी तक आजाद नहीं किया। प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, तुम चिंता मत करो। अघोरी बाबा ने हवन की राख से गुड्डे जैसी एक आकृति बनाई और उस पर अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। देखते ही देखते तांत्रिक की गुफा में रखा वो गुड्डा आग की लपटों से घिर गया और देखते ही देखते जलकर राख हो गया। तभी अचानक से गुफा में एक जोरदार रोशनी हुई। जैसे ही रोशनी गुफा से हटी, तांत्रिक और राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुड्डे में कैद भयानक रूप वाला वो प्रेत अब आजाद हो चुका था। वर्षों से तांत्रिक द्वारा किए गए अत्याचार का बदला प्रेत की खून भरी आंखों में साफ साफ झलक रहा था। प्रेत की डरावनी आवाज से तांत्रिक और राजू का दिल दहल उठा। देखते ही देखते प्रेत ने राजू की गर्दन को घुमाकर तोड़ दिया। तांत्रिक के पास जाकर प्रेत ने उसके सीने में अपने नाखून घुसा दिए। दर्द से तड़पते हुए तांत्रिक की जोरदार चीख निकल गई। प्रेत ने तांत्रिक की गर्दन पकड़कर उसके शरीर को 2 भागों में काट दिया। गुफा में अब जानवरों की हड्डियों के साथ राजू और तांत्रिक की लाश भी शामिल हो गई थी। उन्हें अपनी करनी का फल मिल गया। प्रेत हमेशा के लिए आजाद हो गया। देखते देखते पंत परिवार का जीवन भी पहले की तरह खुशहाल हो गई। और यार, कहानी को आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो नेक्स्ट स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ दोस्तों, आपका साथ ही हमें प्रेरित करता है ऐसी रहस्यमयी कहानियां आप तक लाने के लिए। तो मेरी देखने वाले मेरे हर दोस्त से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी टीम की कड़ी मेहनत के बदले हमें आपका साथ मिल सके। और हाँ, अगर कोई रियल स्टोरी आपके पास भी है तो आप हमें वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से अपनी पूरी प्राइम टून फैमिली तक वो स्टोरी पहुंचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए हैप्पी हॉन्टिंग।